हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग वैलिडिटी। और इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी एंड व्हाट आर द थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for daily quizzes and for PhD admission notifications. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box. So before moving ahead, I would like कि आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि why we are going to study this concept, because this is an important concept under research aptitude for those who are preparing for NET JRF and also for those who are preparing for PhD और MPhil entrance exam। और वैलिडिटी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने करीबन साल भर पहले एक वीडियो बनाई थी, दैट इज़ 16 टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। उसमें मैंने 16 वैलिडिटीज़ कवर की हैं और अक्सर ये वैलिडिटीज़ एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा। और आज जो मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। बिफोर दिस आई वुड लाइक कि मैं आपको बताऊं कि वैलिडिटी मतलब क्या होता है। वैलिडिटी इज़ बेसिकली यू कैन से कि अगर हम कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं कुछ मेजर करने के लिए, अगर हम जिस ऑब्जेक्टिव के साथ वो मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर वो मेथड उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है, तो हम कह सकते हैं दैट मेथड इज़ वैलिड। इज इट क्लियर? मतलब वैलिडिटी इज़ व्हाट अ मेथड मेजर्स व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर, कि जो इंटेंडेड था कि हाँ इसे ये मेजर करना चाहिए, अगर वो मेथड उस चीज़ को मेजर कर लेता है तो हम कह सकते हैं दैट मेथड इज़ कंसीडर्ड एज वैलिड। ठीक है, इसके अंदर टाइप्स होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी के। तो अगर हम इंटरनल वैलिडिटी की बात करें तो इन चीज़ों को वैलिडिटी को बेसिकली यूज़ किया जाता है हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, है ना। वैलिडिटी का बेसिकली जो है हम टेस्ट करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। सो इंटरनल वैलिडिटी अगर मैं बात करूं तो इंटरनल वैलिडिटी जो होता है it refers to the degree of confidence that the causal relationship being tested is trustworthy and not influenced by other factors or variables। ये बताता है हमको internal validity, एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस हमको बताता है कि जो रिलेशनशिप यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है वो ट्रस्टवर्दी है एंड नॉट इन्फ्लुएंस बाय अदर फैक्टर्स और वेरिएबल्स। मतलब जो रिलेशनशिप हम दो वेरिएबल्स के बीच में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इट इज़ ट्रस्टवर्दी एंड इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर फैक्टर। ये हमको बताता है इंटरनल वैलिडिटी। इज इट क्लियर? मतलब इट शुड बी व्हाट if you're manipulating an independent variable, its effect should be, depicted through a dependent variable. Not any confounding or extraneous variable is responsible for the change in dependent variable. ठीक है, only manipulation in independent variable should be, allowed, right? Internal validity means हमने जो है कोई और वेरिएबल या कोई और फैक्टर की वजह से हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस चेंज और हमने उसको सिर्फ मैनिपुलेट किया है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स इट रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ स्टडी कैन बी अप्लाइड टू अदर सिचुएशन, ग्रुप्स और इवेंट्स। और जो हम यहाँ रिजल्ट निकाल रहे हैं, जिसे हम यूज़ करते हैं अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड जनरलाइजेशन, कि ये जो हमने रिजल्ट निकाला है इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल अदर सिचुएशंस, ग्रुप्स और इवेंट्स, हाँ, तभी वो पर्टिकुलर चीज़ जो है आपकी यूज़फुल कहलाएगी। जस्ट लाइक यू कैन से सपोज हम पॉपुलेशन, हमने कोई एक पॉपुलेशन से कुछ सैम्पल्स निकाले, हमें इस तरीके से सैम्पलिंग करनी है कि जो सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे, है ना। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सैम्पल इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इज इट क्लियर? तो अगर आप ऐसा कर रहे हो और आपकी जो 12, 15, 20, 40, 50, 100 जितने भी सैम्पल्स हैं, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट करी पॉपुलेशन को, तो आप कह सकते हो दिस इज एक्सटर्नली वैलिड या एक्सटर्नल वैलिडिटी यहाँ पे है। इज इट क्लियर? तो ये होते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इंटरनल वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो जो है सिर्फ और सिर्फ
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है, और दूसरा हम एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि the solution, or you can say the result, is being generalized to other event situations or groups. Next, what are the threats to internal validity? So threats to internal validity हम जो हैं डिस्कस करेंगे with the help of a case. और ये केस कैसा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि जो थ्रेट्स होते हैं वो अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं. सो आई जस्ट टुक एन एग्जांपल. तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है. The management of the company X wants to know if flexible working hours will improve job satisfaction among employees. ठीक है. They set up an experiment with two groups. यहाँ पे एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करते हैं. तो दे सेट अप एन एक्सपेरिमेंट विद टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज कंट्रोल ग्रुप ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. जिनको एक हमने रखा कंट्रोल ग्रुप, जिनको हमने बोला कि आपको सिर्फ इतने से इतने घंटे ही काम करना है. दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है या एक्सपेरिमेंट ग्रुप क्या है? विद एम्प्लॉयज़ विद फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स. जिनके वर्किंग आवर्स हमने क्या रखे हैं? फ्लेक्सिबल रखे हैं. द एक्सपेरिमेंट विल रन फॉर 6 months, है ना. एक कंट्रोल ग्रुप है जिसमें हमने फिक्स टाइम रखा है, और एक आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है जिसमें हमने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स रखे हैं कि आपको जब चाहो आप जो है काम छोड़ करके घर जा सकते हो, या आपका जितना मन करे आप उतना काम कर सकते हो. ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में आ जाएगा. ऑल एम्प्लॉयज़ फिल इन अ सर्वे. ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है ये 6 months तक चला, और एक सर्वे या आप कह सकते हो एक क्वेश्चनर ड्राफ्ट किया गया. measuring their job satisfaction before the experiment, that is pre-test, and after the experiment, that is post-test. कि आपके पहले एक क्वेश्चनर भरवाया, और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब एक्सपेरिमेंट हो गया उसके बाद एक क्वेश्चनर भराया, एंड देन वी आर जस्ट कंपेयरिंग द टू क्वेश्चनर्स, दैट इज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट. ठीक है. तो ये एक क्वेश्चन है इसमें हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस हमें देखने को मिला है ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद एम्प्लॉयज़ के ऊपर. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी जो हैं उसमें फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हिस्ट्री. अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स चेंज द कंडीशंस ऑफ द स्टडी एंड इन्फ्लुएंस द आउटकम. अनएंटिसिपेटेड मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको पता नहीं होता कि हमारे एक्सपेरिमेंट में आ जाएंगी, और उसकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट का एंटायर जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाता है. ऐसे आप कह सकते हो जैसे कि आप एक मैनेजर हो और आप ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रहे हो. आप उसी वक्त आप ड्यू टू सम रीजंस आप टर्मिनेट हो गए या आपने जॉब छोड़ दिया और एक न्यू मैनेजर आ गया. तो उस केस में क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट को अब ऑपरेट करने वाला कोई दूसरा आ गया है. तो अनएंटिसिपेटेड चेंजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, हो सकता है कि वो कुछ मॉडिफिकेशंस कर दे, और मॉडिफिकेशन जैसे उसने किए, मतलब कोई और फैक्टर या कोई वेरिएबल आया बाहर से, तो वो इंटरनल वैलिडिटी सही तरीके से नहीं बता पाएगा. उसका तो परिभाषा ही हमने पढ़ी है इंटरनल वैलिडिटी की, यही होता है. ठीक है. तो अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स सब आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे को ट्रू आउटकम नहीं मिल पाता, हमारा आउटकम इन्फ्लुएंस हो जाता है. नेक्स्ट इज मैच्योरिटी कह सकते हो आप, या मैच्योराइजेशन कह सकते हो. द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल. इसमें ये होता है कि जो आपका ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू अ फ्लक्स ऑफ टाइम, आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपने जब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, सपोज एक्सपेरिमेंट का जो ड्यूरेशन हमने डिसाइड किया दैट इज 6 months, उस टाइम पे जो है आपके एम्प्लॉयज़ बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड और गेट बेटर रिगार्डिंग देयर जॉब्स. उस केस में जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो जाएगा. शुरुआती स्टेज में जब आप किसी को जॉब में आप उतारते हो तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज उसके लिए पूरा कल्चर न्यू होता है. पर जैसे जैसे वो यूज टू हो जाता है तो उसको सब चीज़ें बनने लग जाती है, उससे मोटिवेशन उनको इंक्रीज होता है. ठीक है. तो वो मैच्योर हो चुका है. मैच्योर मतलब हम यहाँ पे जो है प्री और पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, बट क्योंकि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल टाइम की वजह से मैच्योर हो गया है, और हो सकता है उसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो अफेक्ट कर जाए, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सही स्थिति हमें ना बता पाए. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे मैच्योरिटी आ गई है, यहाँ पे ही हैज़ गेन दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस, और यू कैन से दिस मच ऑफ ही गेट बेटर, जिसकी वजह से क्या है कि वो सेटिस्फाई हो गया है अब जॉब से. मतलब उसका रीज़न कुछ और है. एक्सपीरियंस होने की वजह से, मैच्योर होने की वजह से आपको सही रिजल्ट डिपेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये आपका मैच्योरिटी बताता है. नेक्स्ट इज टेस्टिंग. द प्री टेस्ट अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ द पोस्ट टेस्ट. प्री टेस्ट क्या होता है, जैसे कि एम्प्लॉय
नीड टू बी कंसिस्टेंट इन देयर आंसर्स इन द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। कई बार क्या होता है कि आप आंसर्स आपके मैनिपुलेट हो जाते हैं, जो प्री टेस्ट में आप कोई और आंसर देते हो और पोस्ट टेस्ट में आप कोई अलग आंसर दे रहे हो, है ना, मतलब इट इज़ वेरी मच डिफरेंट। द प्री टेस्ट अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ पोस्ट टेस्ट, है ना। तो ये हो जाता है टेस्टिंग में कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए, मतलब जो वो पहले सोच रहे थे, है ना। कई बार क्या होता है कि आप कुछ ओवर थिंकिंग करके भी अपने आंसर्स को चेंज कर देते हो। तो ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जब होता है जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं रहती, और जो आप कह सकते हो जो फैक्ट वेरिएबल्स होते हैं जिसके ऊपर आप ये टेस्ट कर रहे हो वो कंसिस्टेंटली आंसर नहीं दे पाते प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में। सो दिस कुड बी द रीज़न ऑफ अ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट इज योर पार्टिसिपेंट सिलेक्शन। कई बार आप पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन भी सही तरीके से नहीं कर पाते। पार्टिसिपेंट्स इन द कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप डिफर सब्सटेंशियली एंड दस नॉट बी कंपेयर्ड। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप ऐसा कहते हो कि बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको आप रैंडमली सेलेक्ट करते हो। जब आपने उनको रैंडमली सेलेक्ट किया तो उस केस में क्या होता है कि जब वो रैंडमली सेलेक्ट होते हैं तो है ना, किसी के भी इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के। बट एम्प्लॉयज़ जब वॉलेंटरीली पार्टिसिपेट करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर तो उस केस में दे आर समवन who can improve their job satisfaction, ठीक है। सो द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप नाउ कंसिस्ट ऑफ मोर एंगेज्ड एम्प्लॉयज़ टू बिगिन विद। यहाँ पे बोला है कि पार्टिसिपेंट सिलेक्शन में आपको रैंडमली सेलेक्ट ना करके, इंस्टेड ऑफ selecting the variables randomly or selecting the employees randomly, you have to give them a chance to step forward, so that because वही लोग जो हैं जिनके अंदर वही सही तरीके से आप कह सकते हो एक इवैल्यूएशन कर पाएंगे, जिनके अंदर एक जज्बा होगा कि हाँ हम आगे आना चाहते हैं और हम जो है ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कंडक्ट कराना चाहते हैं, बिकॉज दे आर जेन्युइन और लिटरली जो है सही आंसर दे पाएंगे कंपेरेटिवली टू दोज हु आर नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट, और जिनको अपने वॉलेंटरी या धक्केशाही आपने चुना है। तो पार्टिसिपेंट सिलेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको वॉलेंटरी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बेस मान करके आपको प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इज एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है कि कई बार ओवर दी कोर्स ऑफ अ लॉन्गर स्टडी पार्टिसिपेंट्स में ड्रॉप आउट, कई बार चले जाते हैं, वो कोई लंबी स्टडी हो रही 6 महीने की तो 1 महीने बाद चले गए। इफ़ द ड्रॉप आउट इज कॉज्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इट कैन थ्रेटन द इंटरनल वैलिडिटी, है ना। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं विच आर टोटली यू कैन से डिससेटिस्फाइड और अपना जॉब वो क्विट कर देते हैं ड्यूरिंग दी स्टडी, और जब उन्होंने क्विट कर दिया तो द एवरेज जॉब सेटिस्फैक्शन विल नाउ इम्प्रूव, नॉट बिकॉज द ट्रीटमेंट वर्कड, है ना, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया वो जॉब। अब आपका जो जॉब सेटिस्फैक्शन है इंप्रूव हो जाएगा, इसलिए नहीं कि लिटरली इंप्रूवमेंट हुआ है, बल्कि इसलिए बिकॉज जो अनइंटरेस्टेड लोग थे उन्होंने छोड़ दिया आपका एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये एट्रिशन वर्ड हम लोग ने HRM में पढ़ा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसमें हम खुश होने लग जाते हैं कि हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव हो रहा है, बिकॉज जो जिनका इंप्रूवमेंट हो रहा है सिर्फ वही आंसर दे रहे हैं, राइट। और जो ड्रॉप आउट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर डिविएट कर सकता था वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, और इससे हमको सही जो है एक्सपेरिमेंट नहीं मिल पाता, ट्रस्ट वर्दी नहीं हो पाता, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि हम एक एक करके अभी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज रिग्रेशन टुवर्ड्स मीन। एक्सट्रीम स्कोर्स टेंड टू बी क्लोजर टू द एवरेज ऑन अ सेकेंड मेजरमेंट। ये तो हमने मीन में भी पढ़ा था कि जो एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं वो अफेक्ट कर जाते हैं। हमने अभी तक 2 पार्ट्स अर्थमेटिक मीन दैट इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया था। तो एक्सट्रीम स्कोर्स जो होते हैं जिसकी वजह से आपका जो है एवरेज गड़बड़ा जाता है, और उसकी वजह से आपका जो है एडिक्वेट रिजल्ट नहीं हो पाता। मतलब एक्सट्रीम स्कोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ हु स्कोर एक्सट्रीमली लो इन द फर्स्ट जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे प्रोबेबली शोज ग्रेटर गेन इन जॉब सेटिस्फैक्शन देन एम्प्लॉयज़ हु स्कोर्ड एवरेज। मतलब एक्सट्रीम लो या बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसकी वजह से आपका एवरेज जो है वो गड़बड़ा जाता है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। देयर इज अ चेंज इन हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ड्यूरिंग दिस स्टडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चनर आप पहले यूज़ कर रहे हो वो क्वेश्चनर आप बाद में यूज़ करो। देयर शुड नॉट बी एनी मॉडिफिकेशन इन द क्वेश्चनर, क्योंकि क्या है फिर सही तरीके से टेस्ट नहीं हो पाएगा ना। प्री और पोस्ट टेस्ट कैसे हो पाएगा जब आपने क्वेश्चनर ही चेंज कर दिया। सो इंस्ट्रूमेंट्स जो आप यूज़ करो इट शुड बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट इज सोशल interaction between participants from different group influence the outcome. The group of employees with fixed working hours are resentful of the group with
फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड देयर जॉब सेटिस्फैक्शन डिक्रीजेज एज अ रिजल्ट। कई बार ऐसा डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है, सोशल इंटरेक्शन जब करते हो आप तो डिससेटिस्फैक्शन आ जाती है कि हमें फिक्स टाइम क्यों दिया है, उनको फ्लेक्सिबल टाइम क्यों दिया है, जिसकी वजह से जो आपका एक्सपेरिमेंट होते हैं वो गलत हो जाते हैं। मतलब जो फिक्स जो कंट्रोल ग्रुप है वो जो है रिसेंट कर जाता है, रिसेंट फुल टू द ग्रुप हो जाता है, मतलब एक तरीके से वो नाखुश हो जाता है या उनके अपोज हो जाता है ना, उनके खिलाफ हो जाता है, और उसकी वजह से जो है आपका सही नहीं हो पाता। बिकॉज इफ सम group is not performing well due to any of the factor, it means your experiment will definitely suffer. So you have to keep this in mind कि कई बार interaction जब करते हैं employees fixed working hours वाले flexible के साथ, तो they are not satisfied because they are having a fixed working hour and other group, that is you can say experiment group has a flexible working hour, और उससे वो job satisfaction उनका जो है वो decrease हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक resentment, एक नाखुश होने के भाव आ जाते हैं। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया इंटरनल वैलिडिटी में हिस्ट्री, मैच्योरिटी, टेस्टिंग, पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, एट्रिशन, रिग्रेशन टुवर्ड्स मीन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। अब आ जाते हैं हम थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी की तरफ। एक्सटर्नल वैलिडिटी हमने बता दिया, इंटरनल वैलिडिटी को हमने क्या बताया। इंटरनल वैलिडिटी मीन्स जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो, it should be trustworthy and it should be it should not be influenced by any other factor, right? External validity means generalization करना है कि जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं it should be applied to all, जिसकी वजह से हमें पता चले कि हाँ हमारा जो टेस्ट है वो वैलिड है ना। जस्ट लाइक हमने एग्जांपल दिया पॉपुलेशन एग्जांपल का। अब आ जाते हैं हम थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी की फर्स्ट थ्रेट पे, दैट इज टेस्टिंग। पार्टिसिपेंट इन द प्री टेस्ट influence the reaction to the treatment. The questionnaire about job satisfaction used in the pre-test triggers employees to start thinking more consciously about their job satisfaction. कई बार क्या होता है कि यहाँ पे टेस्टिंग जो कि इंटरनल में भी था और यहाँ पे भी था टेस्टिंग, दोनों में ये चीज़ें, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो पार्टिसिपेंट्स होंगे प्री टेस्ट इन्फ्लुएंस द रिएक्शन टू द ट्रीटमेंट। जो क्वेश्चनेयर बनाया है आपने जॉब सेटिस्फैक्शन के ऊपर, जो कि प्री टेस्ट में जो लोग एम्प्लॉयज़ सर्वे कर रहे हैं, जो फिल कर रहे हैं, वो सोचने लग जाते हैं मोर कॉन्शियसली अबाउट दी जॉब सेटिस्फैक्शन। वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं। जब ज़्यादा सोचने लग जाएंगे, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि दे शुड नॉट बी एनी यू कैन से ओवर थिंकिंग, दे आर वेरी मच कॉन्शियस, है ना। कई बार एक मैं अगर बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपका एक कह सकते हो साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, जिसमें बहुत सारे रिपीटेडली आंसर्स आते हैं, है ना, जो एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो इससे क्या होता है, दे कैन असेस कि आप कैसा सोचते हो, है ना। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि आपको जो है एम्प्लॉयज़ प्री टेस्ट में दे आर मच मोर कॉन्शियस, क्योंकि है ना शुरुआती स्टेज होता है, और उसके बाद जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होता है, जब पोस्ट टेस्ट में आते हैं तो उतना कॉन्शियसली नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एक्सटर्नल वैलिडिटी की एक एक्सटर्नल वैलिडिटी में एक थ्रेट आ जाता है, जनरलाइज नहीं कर पाते आप उसको। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग बायस, देयर कैन बी अ चांस ऑफ बायसनेस। यहाँ बायसनेस आ जाती है। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी डिफर substantially from the population. There is a biasness. Employees participating in experiments are significantly younger than employees in other departments, है ना। there can be a biasness कि कोई young employees हैं या कोई you can say old employees हैं, तो उससे वजह से आपका रिजल्ट cannot be generalized because यहाँ पे आपकी जो participants हैं वही डिफर कर रहे हैं सब्सटेंशियली। तो यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। यंग और ओल्ड को कंपैरिजन करना इज नॉट गुड, तो इसे जनरलाइज आप नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज हॉथरन इफेक्ट। हॉथरन इफेक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें क्या होता है, पार्टिसिपेंट चेंज से बिहेवियर बिकॉज दे नो दे आर बीइंग स्टडीड। उनको लगता है कि मेरे को कोई देख रहा है तो मुझे ख़राब नहीं करना है, मुझे अच्छा करना है, बिकॉज आई एम गेटिंग अटेंशन, आई एम बीइंग मॉनिटर्ड बाय सम ऑल द अदर पीपल। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग अपना जेन्युइन एफर्ट्स नहीं लगा पाते, कभी कभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लेते हैं, जिससे उनको लगे कि हाँ हमारे को सब कुछ दिखना चाहिए कि आई एम सेटिस्फाइड और ऑल अदर स्टफ, ठीक है। तो ये दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सही नहीं दे पाते, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर बीइंग मॉनिटर्ड, और वो अच्छा काम करे, वो एक्स्ट्रा काम करे, बिकॉज उनको जॉब सेटिस्फैक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चनेयर बनना है या जॉब सेटिस्फाइड रहना है, और ये सब चीज़ें जिसकी वजह से सही नहीं बता पाते। सो दीज आर दी 3 थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी, दैट इज टेस्टिंग, सैम्पलिंग बायस एंड हॉथरन इफेक्ट। तो हम लोगों ने
आज इस पर्टिकुलर वीडियो में इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी के बारे में बड़ा फटाफट एक समरी कर लेते हैं। इंटरनल वैलिडिटी क्या है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, ये पता होना चाहिए। वैलिडिटी मतलब जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए, और जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, वो मेथड जो है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा, तो हम बोलेंगे कि दिस मेथड इज कंसिडर्ड एज वैलिड। मतलब जो हम मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं वो वही चीज़ मेजर करे जो उसे मेजर करनी चाहिए। अब इसमें इंटरनल वैलिडिटी आ जाती है कि देयर इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इंटरनल वैलिडिटी में इंटरनल वैलिडिटी के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसी को मैनिपुलेट करना है, और उसका इफेक्ट हमको डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना है। देयर शुड नॉट बी एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी आउटसाइड और अदर फैक्टर। एंड व्हाट अबाउट एक्सटर्नल वैलिडिटी? एक्सटर्नल वैलिडिटी मीन्स जो हम यहाँ पे रिजल्ट निकालें, इट शुड बी जनरलाइज्ड, इट कैन बी जनरलाइज टू अदर सिचुएशंस और इवेंट्स और ग्रुप्स एज वेल, राइट। फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हिस्ट्री पुराना हो जाता है, फिर मैच्योरिटी, टेस्टिंग, पार्टिसिपेंट सिलेक्शन, एट्रिशन, रिग्रेशन टुवर्ड्स मीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, सोशल इंट्रैक्शन, और एक्सटर्नल में हमने डिस्कस किया टेस्टिंग, सैम्पलिंग बायस और हॉथोर्न इफेक्ट। ये आप पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, मैंने डिटेल में इसलिए बताया एग्जांपल के थ्रू बिकॉज आगे जाकर के आप रिसर्च कर रहे हो, उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और अगर रही बात एमसीक्यूज़ की, तो आपको एमसीक्यूज़ ऐसे आ जाएंगे कि इनमें से कौन कौन से थ्रेड्स हैं इंटरनल वैलिडिटी के, और मैंने आपको लिस्ट दे दी, आप इसको पढ़ करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन वैलिडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड थ्रेड्स टू इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।